हेलो दोस्तों। क्या हाल है? सब मजे में? चलो अच्छी बात है, सब मजे में ही होना चाहिए। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट एक वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आ जाओ फिर देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि एच सी एफ 306, मतलब 306 और 657 का एच सी एफ जो है यहाँ पर 9 है। दिया हुआ है ये चीज, ठीक है। एच सी एफ 306 और 657 का 9 है। अब 306 और 657 का ही एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान दिला दें कि पिछले दूसरे नंबर क्वेश्चन में आप अपनी नोटबुक में झांक के देखो अच्छे से। उसमें दिया हुआ है कि अगर किसी भी दो संख्याओं का हम, जैसे यहां पर दो संख्याएं, किसी भी दो संख्याओं का हम एच सी एफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जब हम गुणा करते हैं एचसीएफ एलसीएम का, तो बराबर क्या निकलता है? उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि यहां पर दो संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल, मतलब क्या कि अगर दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल हमारे उसी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। वही माइंडसेट यहाँ पे हमें लगाना है, वही दिमाग हमें यहाँ पर लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। तो यहां पर हम डालते हैं सॉल्यूशन, SOLUTION, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। दिया है आप लिखना सीख जाओ। तो सबसे पहले डाल देते हैं कि दिया है। क्या दिया है? HCF दिया है। HCF किसका? 306 कॉमा 657। 306 और 657 का कितना एचसीएफ दिया हुआ है? 9, ठीक है। अब यहां पर वो वाला सूत्र लिखते हैं। कौन सा? दूसरे क्वेश्चन नंबर वाला, ठीक है। हम लिखते हैं कि चूंकि, चूंकि का चिन्ह देख लो आप ध्यान से। चूंकि और इसलिए, इन दोनों का चिन्ह आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, ठीक है। चूंकि का चिन्ह यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि, चूंकि का चिन्ह और इसलिए, यहां पर अब ये दोनों चिन्ह काम करने आएंगे, ठीक है। और यही दोनों चिन्ह हमें क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए का चिन्ह होता है एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे। अरे मैं चंदन लगा के रखा हूं ना, देखो मेरा चंदन, ठीक है। तो ऊपर वाला चंदन और नीचे की दो आंखें, इसे याद रखो। इसलिए क्या याद रखेंगे? इसलिए कभी भी दो चीजें जब हमें कंफ्यूज करती है ना, तो उन दोनों में से हमें समझना दोनों को चाहिए, लेकिन याद करना एक को चाहिए। अगर हम एक चीज को याद कर लेते हैं तो दूसरी चीज खुद ब खुद हमें याद हो जाती है। तो इसलिए का चिन्ह होता है हमारा चंदन और आंख। ये चंदन ऊपर एक बिंदी और दो आंख नीचे दो बिंदी। तो ये चिन्ह किसका है? इसलिए का। जस्ट अपोजिट, इसी को उल्टा कर दो। दो बिंदी ऊपर, दो बिंदी ऊपर चली जाएं, दो बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे, तो ये किसका चिन्ह हो गया? चूंकि का, ठीक है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं मैं। तो क्या बताया कि इसलिए एक चंदन दो आंखें, इसलिए, और चूंकि का उसी का उल्टा। इसे आप नोट कर लो अच्छे से अपनी नोटबुक में कहीं पर, ये आप भूलना मत। जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक चूंकि और इसलिए आपको आपके यूज में आते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखा हूं चूंकि। चूंकि क्या लिखते हैं? चूंकि लिखते हैं कि एच सी एफ गुणे, हमारा सूत्र क्या था? सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना। एस सी एफ और एलसीएम का गुणा एल सी एम। एस सी एफ गुणे एलसीएम, किसका एस सी एफ एलसीएम? 306 और 657। 306 कॉमा 657। 306 और 657 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होगा? 306 और 657 के गुणनफल के, ठीक है। तो 306 गुणे 657, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और बराबर, और आप ध्यान रखना कि बराबर के नीचे ही अक्सर हमें बराबर लगाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज दी हुई है, ये हमारा सूत्र हम जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो यहां पर एचसीएफ का मान दिया हुआ है 9, एलसीएम का मान नहीं दिया हुआ है।
तो जिस एलसीएम का ही मान तो हमें ज्ञात करना है। एक बात याद रखना, जिसका मान ज्ञात करना होता है वो हम उसी पक्ष में रहने देते हैं ताकि उसका मान उधर दिखे, और जिसका मान दिया हुआ होता है तो उसको हम पक्षांतरण कर देते हैं, यानी इस पक्ष से दूसरे पक्ष में भगा देते हैं। अब आप 10th क्लास में पहुंच चुके हो तो ये बात तो आपको मालूम होगी कि कोई भी चीज अगर इस पक्ष से दूसरे पक्ष में भगाते हैं तो कोई चीज इधर गुणे में है उधर गई भाग में, कोई चीज इधर भाग में है उधर जाएगी तो गुणे में, कोई चीज प्लस में है तो उधर माइनस में, कोई चीज माइनस में है तो उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। HCF का मान यहाँ पे दिया हुआ है 9, तो HCF इधर किसमें है, यहाँ पे दिख क्या रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर भगा देंगे तो क्या करेगा, भाग। अब भाग का मतलब होता है बटे, जैसे इधर लिखा हुआ है 306, 306 उतार लिया, 657, 600 हमने 57 लिख लिया। अब HCF क्या है, गुणे में था तो उधर जाएगा भाग में, और गणित में भाग का मतलब भी होता है कि बटे, ये देखो बटे, ठीक है, बटे में आ जाएगी HCF, यहाँ पे लिख देंगे HCF। और इधर क्या बचा, जब एलसीएम भाग गया तो क्या बचा, एलसीएम 306, 657, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम किसका किसका, 306 657, ठीक है, एलसीएम 306 657 यहां पर हमारा निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 306 हमारा क्या है, 306 ही है, ठीक है, 657 हमारा 657 ही है। अब बटे में HCF क्या है, HCF का तो मान रख देते हैं ना, तो HCF हमारा है 9, तो यहां पर रख देंगे हम 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर उतारते चलेंगे, इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 से क्या करेंगे, 9 से या तो हम इसमें या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो 9 क्या है नीचे, 657 ऊपर, चलिए आपस में काट देते हैं, ठीक। तो कैसे काटते हैं, 9 से 9 कट जाएगी, 9 एक कम 9, काम खत्म। 9 से इसे काटेंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 65 से ज्यादा ना जाए, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 पना 45, ठीक है, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, तो 9 यहां पर लिखेंगे सत्ते 63। अब कितना बचा इसमें से, दो, दो हमने दिया 7 को तो 27, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 657 को काटने पर क्या आ गया, 73, तो 306 यहां पर हम लिख देंगे 306, अब गुणे क्या आ गया वहां पर, 73, 73। अब बटे में क्या है अपना एक, तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, एक लिखो चाहे ना लिखो, अगर काम हो तो लिखो, नहीं है काम तो मत लिखो। अब हम क्या करेंगे, 306 और 73 का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। 306 और 73 का गुणा आप अपनी नोटबुक में करो और मैं करता हूं अपने कैलकुलेटर में, ठीक है, डोंट चीटिंग। तो यहां पर हम कर लेते हैं 306 गुणे 73, 73, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है 22,338, 22,338, यहां पर मैं लिख देता हूं 22,338, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में गुणा करके चेक करो कि आपसे गुणा सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, कैलकुलेटर मत यूज करने लगना, ठीक है। 306 73 का गुणा 22,338, ठीक है। तो यहां पर हमारा एलसीएम ऑफ 306 और 657 कितना आ चुका है, 22,338, काम खत्म, हमारा आंसर आ गया, बस आपको लिखने की देरी है। तो यही ऊपर वाली चीज यहां पर लिख दो, एल सी एम किसका, 306 657, ठीक है, 306 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, और हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। यहां पर हम लिख सकते हैं ANS आंसर, अगर यहां पर अतः लिखना है तो आप यहां पर अतः लिख लो, और यहां से हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, और आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लो। और आपको बता दें, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, नोट इट। बधाई हो दोस्तों, अब हम अपने 5वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, चलिए आइए देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ ध्यान लगाना, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जाओगे तो दिमाग पंचर हो जाएगा, और वो पंचर मैं भी सही नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन समझो, मैथ यही कहती है कि पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने में टाइम लगाओ, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो उसी जैसे 1000 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेना। बोलता है क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n का मतलब क्या होता है, नंबर, ठीक है, n का मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या, कि किसी भी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं समझ में आया ना क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन सब ऊपर से जा रहा है, चलो नीचे से भी जाएगा, ध्यान से समझो। तो ये बोल रहा है कि कहीं पर भी अगर 6 की पावर n लिखता है, अभी इधर ध्यान नहीं, ठीक है ना, 6 की पावर जैसे n लिखता है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, तो 6 की पावर जो n लिख रहा है, तो बोलता है कि क्या कभी 6 की पावर n, 6 की पावर n मतलब जैसे 6 की पावर n, n की जगह हम कभी 1 रख दो, 6 की पावर 2 रख दो, 6 की पावर 3 रख दो, है ना, तो संख्या नंबर इधर बढ़ाते जाओ, तो ये कभी 6 की पावर 1 2 3 4 ऐसा कुछ रखते रखते क्या कभी ये संख्या 0 पर समाप्त होगी? इसका कहने का मतलब जैसे 6 की पावर यानी 6 एक कम 6, 6 की पावर 2 यानी 6 छांगे 36, 6 की पावर 3 मतलब 6 छांगे 36, 36 छक्का जो भी होता होगा, ठीक है। तो ये जो है क्या संख्या 0 पर समाप्त होगी, मतलब जैसे कि 36 में अंतिम अंक क्या है 6, तो ये 6 पर समाप्त हो रही है। उसी तरह क्या कभी भी ये 0 यहां पर आ सकता है, ऐसे 0 पर ये समाप्त हो सकती है, तो उसको चेक करना है। यही बोल रहा है कि क्या वो 0 पर कभी समाप्त होगी, उसका अंतिम अंक 0 कभी होगा? तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो ये बताइए कि हम जानते हैं कि 6 की पावर n, पहले n को भूल जाओ, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, अभी गुणनखंड वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना, तो 2 तिहाई 6, 6 में n लगा है तो 2 में भी n लगा दो, 3 में भी n लगा दो, तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, ठीक है, वही चीज आएगा। तो जब 6 को हमने टुकड़े टुकड़े किए तो 2 और 3 आया, 5 6 7 और कुछ तो आया नहीं। तो हम जानते हैं और यहां पर हमने देखा कि यहां 5 गुणनखंड नहीं है, क्योंकि कभी भी जब अंतिम में यहां पर बीच में 5 गुणनखंड आता है ना, तो 5 से ही दिमाग में आ जाता है कि 5 में आता है 0, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 अठे 40, तो 20 में अंतिम में आ रहा है 0, 40 में अंतिम में आ रहा है 0, 10 में अंतिम में आ रहा है 0, तो जब तक 5 नहीं आएगा तो इकाई अंक में यानी कि 10 20 30 ये सारे 0 वाली संख्या ही कब आएंगी, जब 5 ही नहीं आएगा। तो ये बताइए 6 का गुणनखंड 6 की पावर n यानी कि 2 की पावर n 3 की पावर n, तो जब यहां पर 5 ही गुणनखंड में नहीं दिखेगा, 5 गुणनखंड ही नहीं है, तो ये 0 पर कैसे समाप्त हो सकती है? तो वही आगे बता दिया गया डीपली कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर जो n है 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने बता दिया कि क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो संख्या 5 से विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है, गुणनखंड होती है, वही 0 पर समाप्त होगी, और जो 0 पर समाप्त नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी, तो वो भी 0 पर समाप्त ही नहीं होगी। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। दैट सॉल्व, और आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने छठवें क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है छठवां क्वेश्चन, चलिए आ जाइए देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, अच्छा यहां तक चीजें गुणे में है और ये प्लस 13 है, ठीक है ना, ध्यान से। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? अच्छा ये पूछ रहा है कि ये ऊपर वाली और नीचे वाली ये चीजें भाज्य संख्या क्यों है? तो क्या कहती है भाज्य संख्या, मतलब वही संख्या, ऐसी संख्याएं जो खुद और एक से, मतलब एक से तो सब संख्या कटती है और खुद से भी कट जाती है, तो खुद और एक को छोड़कर वे जो संख्याएं दूसरे संख्या से भी कट जाती हैं वही कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो अगर ये दोनों संख्याएं भी दूसरी संख्या से कटती हैं तो ये भी भाज्य संख्या है। तो चलिए आइए चेक करते हैं। पहले ऊपर वाली संख्या को लेते हैं। ऊपर वाली क्या लिखी हुई है, यहां पे डाल लेते हैं सॉल्यूशन, SOLUTION, यस, ठीक है। ऊपर वाली पहले संख्या लेते हैं, लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 अधन 13। अच्छा यहां पर देखा जाए कि इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अच्छा यहां पर इन चीजों से हम कॉमन ले सकते हैं, इसको थोड़ा दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा कॉमन कहां पर लिया जाता है, जहां पे गुणा और भाग हो वहां पे कॉमन नहीं होता, जहां पे प्लस और माइनस हो, जोड़ घटाना हो, वहां पे कॉमन लेते हैं। तो यहां से यहां तक गुणा गुणा गुणा, हर जगह क्या लिखा हुआ है गुणा, तो यहां पर कॉमन नहीं ले सकते, यहां पर आया प्लस,
तो प्लस से पहले इतनी चीज क्या कहला गई, एक चीज, और ये क्या कहला गई, इतनी एक चीज, ये एक चीज, ये एक चीज, इन दोनों में से क्या चीजें सेम सेम दिख रही हैं वही ले लेते हैं कॉमन। तो यहां पर भी 13 दिख रहा है, यहां पर भी 13 दिख रहा है, इन दोनों में से 13 क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यहां से भी 13 कॉमन आया, यहां से भी 13 कॉमन आया, तो कॉमन का मतलब ये नहीं कि 2 13 है तो 2 बार 13 लिखेंगे। कॉमन का मतलब यही चीज कि 5 जगह से एक एक चीज कॉमन ली गई तो उसे 5 बार ना लिखकर केवल एक बार लिखो, ठीक है। और यहाँ पर दो चीजों में से एक चीज ली गई कॉमन 13, उसे एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचा, पूरी चीजों में से 7 तो हमने लिया नहीं, तो जो जब कॉमन ले लेते हैं तो कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से 7 हमने नहीं लिया तो यहाँ पर क्या बचा है, 7 गुड़े गुड़े 11 11, जो चीज कॉमन नहीं लेते वो पूरी पूरी बच जाती है, ठीक है। गुड़े गुड़े, अच्छा 13 हमने यहां से ले लिया कॉमन, तो 13 एकम 13, तो यहाँ पर 13 कॉमन ले लिया तो ये मत सोचना यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पर एक कम बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि उठा के वहां से अपने जेब में रख लो, वहां कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो 13 एकम 13, तो यहाँ पर क्या बचा, एकम प्लस प्लस, अच्छा एक कम 13, हाँ ठीक है, 13 एक कम 13, ये इतने से कॉमन हो गया, ठीक है, इतने से कॉमन हो गया ये। अब यहां पर इससे कॉमन ले लिए हमने एक, तो यहां पर क्या बचा अपने पास, +1, इतना बचा अपने पास। तो यहां पर हमारे पास ये बचा, हमने 7 11 13, 7 11 और 13 एक कम लिख दिया यहाँ पर, अब प्लस था तो प्लस लगाया, और एक कम 13, ये हमने इतनी पूरी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, चलिए ठीक है लिख लिए। अब यहाँ पर आते हैं, 13 को कुछ काम नहीं तो 13 हम यहाँ पर फिर से उतार दिए, ठीक है। अब अंदर वाली चीजों का गुणा भाग जो भी हो रहा है कर लेते हैं, तो यहाँ पर 11 सते 77, और 77 एक कम 77 ही, और 77 को एक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, भाई यहाँ पर प्लस बना था ना, तो 77 को एक में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 78, और किन्हीं दो चीजों के, इसके और इस कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं का मतलब क्या होता है, गुणा, इस चीज को ध्यान रखना, जब भी कोष्टक लगाओ वहां का मतलब होता है गुणा। तो 13 गुणे 78, तो इतनी बड़ी पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 78, हमने इस चीज को ये लिख लिया। तो जब 13 गुणे 78 लिख सकते हैं तो ये बताइए, ये गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये संख्या जो दिख रही है तो केवल खुद से तो कटेगी ही, लेकिन यहाँ पर 13 है तो ये 13 13 से भी कट सकती है, ठीक है, 13 से तो कट रही है। 78 यहाँ पर है तो 13 छंग 78, मतलब ये 6 से भी ये संख्या कट सकती है, और 6 का मतलब 2 तिहाई 6, मतलब ये 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, तो ये पूरी चीज 2 से 3 से 6 से मतलब दूसरी संख्याओं से कट रही है, मतलब यह क्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है। जैसे हमने ये प्रोसेस इसके साथ की वही हम नीचे वाले के साथ करते हैं, नीचे वाली संख्या भी ले ली जाए, यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, 1 तक आ गया, अब +5, ये हमने लिख लिया। अब इसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, यहां तक क्या हो रहा है अपना गुणा, तो जहां तक गुणा होता है वहां कॉमन नहीं लिया जाता, मतलब इतनी बड़ी एक तो चीज है, एक चीज है, और ये 5 अलग एक चीज है, इन सब में क्या है 5, और यहां पर भी है, मतलब एक इतनी अलग चीज हुई, प्लस के बाद उधर दूसरी चीज हुई, दो चीजें, दो चीजों में से कॉमन लेंगे, तो यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा बाहर 5, कोष्टक के अंदर 5 कॉमन ले लिए तो 7 नहीं लिए, जो जो चीज नहीं लिए हूबहू वही उतार देना है, 7 गुणे 6 नहीं लिए तो 6 गुणे 5 ले चुके हैं, तो 5 की जगह एक कम, ठीक है ना, 0 नहीं, गलती मत करना, 5 एक कम, 5 एक कम 5 गुणे 4 गुणे 3, सॉरी गुणा लिख देना यहाँ पे, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, गुणे 1, अब प्लस लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस, ठीक है ना, कॉमन ले रहे हैं तो ये अलग चीज वो अलग, तो यहां से 5 हमने ये भी कॉमन ले लिया है ना, तो 5 यहां भी एक कम बचेगा, ये लो एक कम लिख लिया हमने, इतनी बड़ी चीज को लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1, इन सब चीजों को क्या करना है, गुणा,
और गुणा करने के लिए हम लेते हैं, यूज करते हैं क्या, कैलकुलेटर। ठीक है, फिर से 5 को हम कुछ नहीं करेंगे, 5 कोष्टक है मतलब गुणा लिख लो, 7 6 लिखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। तो इतना हमारा 1 तक हमने गुणा किया, +1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, 1008। यहां से लेकर हमने गुणा यहां तक किया, +1 अभी जोड़ा नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से। तो यहां पर 1008 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है 1, ठीक है लिख लो। तो ये वाला 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009, 1009। यहां पर इस तरह का इंटरफेस अपने पास आ गया है, 5 गुणे 1009। जब ये चीज 5 से भी कट सकती है और ये भी चीज दूसरी संख्याओं से कट सकती है, इसका मतलब जैसे यह भाज्य संख्या है वैसे यह भी भाज्य संख्या है। यह भी भाज्य संख्या, यह भी भाज्य संख्या है, ठीक है। जब ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों संख्या नहीं, गुणा फॉर्म में था लेकिन है तो संख्याएं, तो लिख देंगे अतः यह दोनों भाज्य संख्याएं है, ठीक है। अतः ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। दैट सॉल्व, आप इसे नोट कर लो। तो अब हम आ चुके हैं 7वें और अंतिम क्वेश्चन में। तो आ जाइए देखिए क्या बोल रहा है 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे मत जाना, देखो क्वेश्चन पे मत जाना, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन है बहुत छोटा सा, माइंड इसका थोड़ा सा लगाना है बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने बस में टाइम लगाओ। देखो बोल रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, मान लो ये कुछ भी मैदान है, तो इसमें चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो, तो यहां से हम एक चक्कर लगा रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब ये सोनिया है, ठीक, ये सोनिया है और ये है रवि। तो सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18, और रवि को लग रहे हैं कितने, 12 मिनट। मतलब सोनिया क्या है, थोड़ा सा लेट लपेट दौड़ेगी और जो रवि है वो 12 मिनट में ही राउंड खत्म कर देता है, तो 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब सोनिया और रवि इधर से एक ही दिशा में एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं, ठीक, तो चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जिस पॉइंट से ये लोग चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो कितने मिनट बाद, कितने समय बाद ये लोग यहीं से स्टार्ट करें, तो राउंड लगाते 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 ऐसा कौन सा समय आए कि भले ही ये 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है 12 मिनट में एक राउंड, लेकिन ऐसा कौन सा समय आए जिसमें ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिल सके। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आए, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, 18 और 12 का छोटा सा ही दिमाग लगाना है, 18 और 12 का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक। यहां पर लिख लो 18 और यहां पर लिख लो 12। एलसीएम लेना तो ध्यान है ना, पहले एचसीएफ फिर एलसीएम, लेकिन इसमें केवल और केवल एलसीएम लेना है, ठीक। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 और 12, ये हो गया 18 अलग, एलसीएम लेना अलग अलग मैं बताया था, जैसे ये हो गया, थोड़ा सा यहां पर कर लेता हूं, ये हो गया 18 और ये हो गया 12, अलग अलग पहले दोनों गुणनखंड निकालो, 2 नमा 18, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, काम खत्म, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब इन्हीं की गुणनखंड यहाँ पे लिख लो, 18 का है 2 3 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, और 12 का 2 2 3, तो 2 गुणे 3, ठीक है। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक। हमने ये कर दिया। अब यहां पर लिखते हैं 12 और 18,
18, इसका क्या लेना है अपने को, केवल एलसीएम। और एलसीएम के लिए मैंने बताया कि जो चीजें इसमें सेम होती हैं तो वो पहले क्या कहलाती है, एचसीएफ। तो पहले देख लो, यहां पर सेम दिख रहा है 2, सेम दिख रहा है 3, तो मैंने बोला सेम दिखने वाली चीजों को कहते हैं एचसीएफ, लेकिन यहां पर निकालना है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ वाली चीज हम नीचे एलसीएम में भी उतारते थे, तो यहां पर दो बार है लेकिन एक बार उतारेंगे 2, गुणे 3, 2 बार है लेकिन एक बार उतारेंगे 3, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, बचे हुए मटेरियल को यहां पर हूबहू उतार के नीचे पटक दो। 3 और 2 को फिर से 3 गुणे 2 लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों को, इन सबका गुणा कर दो, तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, तो 36। यहां पर बात किसकी चल रही थी, क्या चल रहा था, 18 मिनट 12 मिनट यानी मिनटों की संख्या हो रही थी, तो यहां पर 36 क्या आ गया अपना, मिनट। मतलब जो चक्कर लगा रहे थे ये लोग, तो टोटल 36 मिनट बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट में एक दूसरे से वो चक्कर मारते मारते वहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। बस खत्म हो गया इसका सॉल्यूशन। कौन सा बड़ा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन सॉल्यूशन सबसे छोटा, एकदम सड़ेला सा, ठीक है। तो अतः क्या लिखेंगे, अच्छा अतः में परेशान, अतः लिखने की ये जरूरत है। अतः जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको सिस्टमेटिक वे में लिखना और अतः लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हो, ठीक है। ऐसा छोटा मोटा एग्जाम नहीं, उसमें अच्छे से लिख के आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अतः क्या रटना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी चीज है। यहीं पे देखो, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मेन पूछ रहा हूं वही तो होता है अतः, तो पहले लिख दो अतः, फिर मैं बताता हूं। लिख दी अतः। पूछ क्या रहा था कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो अतः वे पुनः, यही लिख देना, वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अतः वे पुनः 36 मिनट बाद किसमें, प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे पुनः 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहां से होती है हमारी प्रश्नावली खत्म, ठीक है। और इस वीडियो को आपको देखने में जो भी मजा आया आप हमारे कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को देखने के बाद चुपचाप निकल मत जाना, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल की बटन जरूर दबा लेना, अगर इस प्रश्नावली के बाद दूसरी प्रश्नावली मिल चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे।